हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। एंड आई होप आप सबके प्री बोर्ड्स खत्म हो गए होंगे, प्री बोर्ड्स खत्म हो गए होंगे और प्री बोर्ड की तैयारी आप करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 11 और जिसमें हम करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड साइंस क्वेश्चन। हाँ, थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। और उससे पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो चलो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन रीड करो। नेम अ मेटल, मेटल या नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है, विच मेक्स आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। देखो, प्योर आयरन जो होता है वो सॉफ्ट होता है। प्योर आयरन सॉफ्ट होता है, तो आयरन को हार्ड करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन। आयरन को हार्ड करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? कार्बन। अच्छा, ये सारे के सारे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ इसको अच्छे से लगाना। विच इज़ एलोएड विद अदर मेटल टू मेक अमलगम। अमलगम बनाने के लिए दूसरे मेटल्स के साथ क्या चीज़ ऐड की जाती है? कौन सा मेटल ऐड किया जाता है? तो अमलगम किसका बनता है? मरकरी का। अमलगम किसका बनता है? मरकरी। विच इज़ यूज टू गैल्वेनाइज आयरन विद आयरन आर्टिकल। आयरन आर्टिकल को गैल्वेनाइज करने के लिए, गैल्वेनाइज क्या होता है? देखो, रस्ट से बचाने के लिए है ना, कोरोजन से बचाने के लिए जिंक की एक लेयर ऐड कर दी जाती है और जिंक की लेयर ऐड करने की प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्लियर है? हुज आर्टिकल व्हेन एक्सपोज टू एयर फॉर्म अ ब्लैक कोटिंग। ब्लैक कलर की कोटिंग किस पे बन जाती है भाई? सिल्वर पे बन जाती है। किससे रिएक्ट करने के बाद, सिल्वर एयर में किससे रिएक्ट करके वो ब्लैक कलर की कोटिंग बनाता है? ज़रा मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, 5 नंबर में आता है। तो सिल्वर का मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना कि किस से रिएक्ट करके, एयर में किस चीज़ से रिएक्ट करता है तो ब्लैक कलर की कोटिंग बनती है। चलो नेक्स्ट मेटल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मेटल ई इज स्टोर्ड अंडर अ केरोसिन ऑयल। तो ठीक है, कोई मेटल ई है उसको हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यही हमारे हिंट होते हैं कि ई को स्टोर किस में किया जाता है? केरोसिन ऑयल। और किसको हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं? एंड वेन ए स्मॉल पीस ऑफ इट इज़ लेफ्ट ओपन इन एयर इट कैचेस फायर। तो भैया बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। कौन है ज़्यादा रिएक्टिव? तो यहाँ से आपको ई का आइडिया लग ही गया होगा। जो ये ई मेटल है, ये क्या है हमारा? सोडियम है ना। सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आग पकड़ लेता है। एंड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। बेसिक मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। ठीक है, इसके ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक ही होते हैं। तो ये मेटल हमारा कौन सा हो गया? ई। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेम द मेटल ई। मेटल ई इज सोडियम। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर। जब इसको एयर में रखते हो तो क्या रिएक्शन होती है? एंड व्हेन द प्रोडक्ट इज डिजोल्व इन वाटर। और वहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको जब तुम पानी में डाल देते हो तो क्या प्रोडक्ट बनता है? ओके, चलो बी पार्ट। जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं एयर से, एयर में किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन से। तो ये क्या बनाएगा? 2Na2O, यहाँ पे आ जाएगा 4। और ये इसका नाम क्या है आपका? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। फिर फर्दर कह रहे हैं कि जो आपका प्रोडक्ट आया है सोडियम ऑक्साइड, उसको जब आप वाटर से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच दिस मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम मेटल क्लोराइड। मतलब सोडियम को सोडियम क्लोराइड से एक्सट्रैक्ट करने की क्या प्रोसेस होती है? ठीक है, उस प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो, सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। मेटलर्जी से क्वेश्चन आ गया, मेटलर्जी का ये क्वेश्चन बन गया आपका। हाईली रिएक्टिव है, यहाँ पे लिखते हैं सोडियम एक हाईली रिएक्टिव है। और हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उनको हम रिफाइन कैसे करते हैं? बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इनका क्या कराया जाता है? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो आपको ये प्रोसेस पूरी की पूरी एक्सप्लेन करनी है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होता है, मैं लिख के लेके आया हूँ ताकि आपका टाइम बचे। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ही होती है जो जो ऑक्साइड्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं मेटल के, उन
उनको क्या कर दिया जाता है, मोल्टन स्टेट में ले लेते हैं। मोल्टन और फ्यूज स्टेट एक ही होती है। एक्वस स्टेट में क्या होता है, आपका पानी मिला होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हम मोल्टन स्टेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोल्टन स्टेट मतलब जब आपका NaCl ये सॉलिड है, आप इसको हीट कर दो, इसको क्या करो, हीट करो। हीट करके ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। इस फॉर्म को हमने लेना है। एक्वस फॉर्म यहाँ पे हम नहीं ले रहे, ध्यान रखना। आपको एक्वस में अलग आयन मिल जाएंगे, फिर वहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उसमें आ जाएंगे, तो आपको वो चीज़ नहीं लेनी है। फ्यूज्ड फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट का मतलब समझ लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। तो इनको हम इलेक्ट्रिकली रिड्यूस कराते हैं। कैसे कराया जाता है, देख लो। आपका ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का ये सेटअप है, जिसमें एक एनोड है, एक कैथोड है, और यहाँ पे फ्यूज्ड NaCl लिया है या मोल्टन NaCl लिया है। अब इसको क्यों लिया है, फ्यूज्ड और मोल्टन में आपको क्या मिलेंगे, सिर्फ Na+ और Cl- ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक्वस ले लेते हो तो आपको एक्वस में क्या हो जाएगा बेटा, एक्वस से क्या फ़र्क पड़ेगा, एक्वस से वाटर भी आ जाएगा, तो वाटर से क्या मिलेगा आपको, H+ और OH- भी मिलेगा। तो इनमें से बैटल हो जाएगी कि किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है एक्वस और मोल्टन में। तो ये रिएक्शन आपको लिख के आनी है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, और वो इलेक्ट्रॉन सोडियम गेन करके सोडियम मेटल बन जाएगा। यही हमारा क्या था, फाइनल रिजल्ट हमें मिल गया। हमारे को सोडियम मेटल यहाँ से मिल गया। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेटलर्जी में हमने बहुत अच्छे से ये की हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Give reason carbonated and sulfides ore are usually converted to oxides during the process of extraction of metal। देखो कार्बोनेट या सल्फाइड की फॉर्म में अगर आपके ओर्स प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको ना वैसे नहीं निकालते, हम उनको पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। क्यों कन्वर्ट करते हैं भैया, ऑक्साइड से निकालना रिलेटिवली बहुत ईजी है कार्बोनेट और सल्फाइड से निकालने से, और फिजिबल भी है। तो कार्बोनेट को कैल्सिनेशन से ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सल्फाइड को रोस्टिंग से ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर क्या करते हैं सॉरी वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, गला खराब है, तो कोऑपरेट करना प्लीज़। तो उससे हम क्या करते हैं, ऑक्साइड्स में जब कन्वर्ट कर लिया तो ऑक्साइड से हम कैसे इजीली निकाल सकते हैं, देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन आप कर सकते हो, या फिर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से उसको क्या करा सकते हो, डिस्प्लेस करा के आप मेटल अपना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो रिएक्टिविटी के बेसिस पे रहता है हम क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे। अब जैसे यहाँ पे सोडियम, पहले ही इस प्रोसेस में सोडियम हाईली रिएक्टिव है, इसको कौन डिस्प्लेस करेगा, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ की, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अगर कोई इससे कम रिएक्टिव हो, ठीक है, जिंक हो, ठीक है, एल्यूमिनियम हो, तो उसको हम क्या करा सकते हैं, डिस्प्लेस करा के अपना मेटल निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर है। तो ये लिखा हुआ है सल्फाइड्स ओर्स आर कन्वर्टेड टू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, जिसे हम कहते हैं रोस्टिंग। कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं कैल्सिनेशन से, ठीक है। अब ये क्यों किए जाते हैं, बिकॉज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज ईजियर फ्रॉम देयर ऑक्साइड रादर देन फ्रॉम देयर कार्बोनेट एंड सल्फाइड। As with the case of oxide, we simply use a metal more reactive than the impure metal which needs to be extracted। ऑक्साइड में आने के बाद इनका क्या कराना है, रिडक्शन कराना है, या तो किसी हाईली रिएक्टिव मेटल से करा दो। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल नहीं है तो आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस तो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनमें आयंस होते हैं, ठीक है, पोल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होते हैं, इसीलिए इनको ब्रेक करना मुश्किल है, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्लियर। हाइड्रोजन इज़ नॉट अ मेटल बट इज़ प्लेस्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। हाइड्रोजन को मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों रखा गया है, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, H+ बनाता है या नहीं बनाता, ठीक है ना। तो इस कारण से ये भी मेटल की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसीलिए इसको भी क्या कहाँ रखा गया, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया। बिकॉज मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड लाइक दैट हाइड्रोजन इज ऑल्सो लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H+ आयन। तो हाइड्रोजन भी H+ आयन क्या कर रहा है, आपका बना रहा है, इसीलिए आपके मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन भी है। द गैल्वेनाइज्ड आयरन आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक लेयर इज ब्रोकन। मीन्स आयरन पे आपने गैल्वेनाइज करके जिंक की लेयर आपने लगा दी, अगर ये जिंक की लेयर टूट भी गई तब भी आयरन के आर्टिकल्स को कुछ नहीं होता है, ऐसा क्यों। तो भैया ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ये लेयर ब्रेक होगी तब भी ऑक्सीजन से
कौन रिएक्ट करेगा? जिंक ही तो रिएक्ट करेगा, आयरन तो फिर भी बचा हुआ है। जब ये लेयर ब्रेक भी होगी तो उसमें क्या होगा? जिंक होगा ना, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, तो जिंक करेगा ऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, आयरन तो फिर भी बचा रहेगा। क्लियर? तो ये सबके रीज़न यहाँ पे लिखे हुए हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए। इन आयनिक कंपाउंड ऑपोजिट चार्ज आयंस आर क्लोजली पैक्ड एंड अट्रैक्टिव फोर्स आर वेरी स्ट्रोंगर। तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बहुत, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके कारण से उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। नेक्स्ट था कि हाइड्रोजन हैज़ ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ पॉजिटिव H प्लस। अब हाइड्रोजन भी मेटल की तरह एक्ट कर रहा है, इसीलिए उसको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया है। जिंक कोटिंग के बाद भी क्या होता है? जिंक कोटिंग टूटने के बाद भी वो क्या होता है? प्रोटेक्टेड रहते हैं हमारे आयरन आर्टिकल, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखा होगा कहीं बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड कैन ईजिली बी ऑक्सीडाइज। तो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द टू वाइटल फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी? तो किडनी के क्या काम होते हैं? किडनी का काम क्या होता है आपकी बॉडी में? ठीक है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है। एक्सक्रीशन की प्रोसेस जो होती है वो किडनी से ही होती है, और बॉडी में वाटर लेवल को भी बनाए रखना, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन भी यहीं से होता है। ठीक है, उसमें भी किडनी का ही रोल है। तो किडनी एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द ह्यूमन टू रिमूव द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। सिर्फ यूरिन ही नहीं होता, नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं, है ना? तो नाम लिखना, नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं हमारी बॉडी में, जिनको एक्सक्रीटरी सिस्टम से निकाला जाता है। किडनी ऑल्सो कंट्रोल एंड मेंटेन द वाटर लेवल इन द बॉडी। ओके, ड्राई लेवल डायग्राम टू ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। तो ये आपके लिए मैं पूरा का पूरा बना के लेके आया हूँ, मतलब मैंने बना के लेके आया हूँ, ऑलरेडी बना हुआ था, जस्ट फोटो है आपकी। ये यूरिनरी सिस्टम है, उसके सेलिएंट फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन ह्यूमंस एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, 2 किडनीज होंगी भाई। यूरेटर होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा, और यूरेथ्रा होगा। ठीक है, ये आपका यूरेटर रहा, ये आपका ब्लैडर रहा, जिसमें आपका टेम्परेरीली यूरिन स्टोर होता है, और फाइनली यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। किडनी आर द 2 बीन शेप्ड ऑर्गन्स। ठीक है, राजमा की तरह दिखने वाले ये ऑर्गन्स होते हैं एट द बैक ऑफ एब्डोमन। एब्डोमन कैविटी कौन सी होती है? जो आपका पेट वाली जो कैविटी है उसको हम क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। वन ऑन द इधर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम मतलब बैक बोन वाली साइड पे 2 क्या होती हैं? आपकी किडनीज होती हैं। वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड एंड द यूरिन आर रिमूव बाय द किडनी। वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो ब्लड से और यूरिन क्या होता है? निकाल दिया जाता है। नेफ्रॉन, किडनी की यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। बेसिकली किडनी के अंदर सारा का सारा काम कौन कर रहा है? नेफ्रॉन कर रहा है, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। यहीं पे क्या होता है? फिल्टर होता है। इट्स अ क्लस्टर ऑफ थिन ब्लड कैपिलरीज का ये जाल होता है। द यूरिन प्रोड्यूस बाय फिल्टरिंग द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ से जो नेफ्रॉन में, ठीक है, ब्लड की फिल्ट्रेशन हुई, वहाँ पे यूरिन जो बना वो ट्रांसपोर्ट कहाँ कर दिया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर पे। ये आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे आपका क्या होता है? यूरिन स्टोर होता है टेम्परेरीली। ठीक है, जो वो प्रेशर बनता है तो यहीं पे ब्लैडर पे ही क्या पड़ता है? प्रेशर फील होता है आपको। दिस इज़ डन बाय द पेयर ऑफ यूरेटर। अब यहाँ तक यूरिनरी ब्लैडर तक कौन लेके आ रहा है ना? ये कौन सी पाइप से आ रहे हैं? ये जो पाइप लगी हुई है इसे हम क्या बोलते हैं? यूरेटर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? यूरेटर आर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब्स, ट्यूबुलर ऑर्गन है, मसल से बने होते हैं, पाइप हैं बेसिकली। यूरिनरी ब्लैडर इज ऑल्सो अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर विच कैन होल्ड यूरिन। द यूरिनरी ब्लैडर इज अंडर कंट्रोल ऑफ नर्व्स। ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम से ये कंट्रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, व्हेन द ब्लैडर इज फुल यू अर्ज टू गेट यूरिनेट। ठीक है, ब्लैडर फुल हो जाता है तभी हमें क्या होता है कि हमें अब यूरिनेशन करना होगा। तो द यूरिन इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। तो ये यूरेथ्रा है, यहाँ से आपका यूरिन क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम किडनी, स्किन एंड लंग्स ऑल्सो हेल्पफुल इन एक्सक्रेशन। स्किन कैसे भैया? स्वेटिंग जो होती है उसमें भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो आपके होते हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। डिफाइन एक्सक्रीशन, फिर से वही एक्सक्रीशन के ऊपर आया है। तो ये मोस्ट रिपीटेड, वही है ना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो एक्सक्रीशन क्या हो गया? एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट यहाँ पे पीछे हमने की नेफ्रॉन। एक्सक्रीटरी सिस्टम का हमने डायग्राम बना चुके हैं, और परफॉर्म वेरियस फंक्शन। यूरिन कहाँ पे फॉर्म हो रहा है ये भी हमने देख लिया। लॉन्ग ट्यूबुल टू कलेक्ट यूरिन फ्रॉम किडनीज, यूरेटर की बात हो रही है। स्टोर यूरिन अंटिल इट इज़ पास्ड, यूरिनरी ब्लैडर की बात हो रही है।
तो ये हम देख चुके हैं। तो ये इसीलिए कह रहा हूँ, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कई बार आपका पूछा जाता है, और 5 नंबर के क्वेश्चन है ये सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, एक न्यूमेरिकल है। द इमेज ऑफ द कैंडल placed at a distance 30 centimeter from the mirror is formed on a screen placed in front of a mirror at a distance 60 centimeter from its pole. What is the nature of mirror? तो मिरर कैसा है यहाँ पे ये बता दो। ठीक है जी, बता देते हैं। देखो इमेज कहाँ पे बन रही है आपकी, इमेज बन रही है फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज फ्रंट में बन रही है तो ये कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है ना, क्योंकि u की वैल्यू क्या है -30। अब माइनस साइन किस लिए आ रहा है, साइन कन्वेंशन। v भी कहाँ आ रही है 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, फ्रंट मतलब नेगेटिव लेफ्ट साइड में। ठीक है, स्क्रीन आपकी कहीं इस साइड लगी हुई है स्क्रीन, तो इस पे इमेज बन रही है, तो इस पे तो कौन ही बनाएगा, कॉनकेव मिरर ही बनाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में तो क्या होता है सारी की सारी बिहाइंड द मिरर बनती है। तो फाइंड इट्स फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ निकाल देते हैं। फोकल लेंथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला यूज़ करो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो -1/60 -1/30, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 60, दिस इज -3/60। तो यहाँ से फोकल लेंथ आ गई आपकी -20 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस में ही होती है, नेगेटिव ही होती है। तो अगर आप साइन कन्वेंशन यूज़ कर रहे हो तो आपके सबके सब अपने आप आएंगे आंसर। फाइंड द फोकल लेंथ, ये हमने निकाल ली। इफ़ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज़ 2.4, जो मतलब यहाँ पे कैंडल रखी होगी उसमें जो फ्लेम होगी, ठीक है, उसकी हाइट दे रखी है 2.4। फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, स्टेट वेदर द इमेज इज़ फॉर्म इरेक्टेड और इन्वर्टेड। तो भैया इरेक्ट और इन्वर्ट हमें किससे पता चलेगा, मैग्नीफिकेशन से। नेचर की बात हो रही है, नेचर का पता हमें किससे चलेगा, मैग्नीफिकेशन जब तक आप नहीं निकालते उसका। तो मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्नीफिकेशन कैसे निकलता है, m इज इक्वल टू -v/u, माइनस ऑफ -60 डिवाइडेड बाई -30। तो m की वैल्यू आ गई आपकी -2। अब m क्या है, नेगेटिव है ना, m क्या है यहाँ पे नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव साइन है, ये जो साइन है ये क्या बताएगा, दैट इमेज इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज। क्लियर है। और 2 एक से बड़ा है मैग्नीफिकेशन मीन्स इमेज इज लार्ज, m इज ग्रेटर देन 1, तो क्या होगी एंड लार्ज क्या बनेगी आपकी इमेज बनेगी। नेगेटिव साइन शो कर रहा है इमेज का कि इमेज कैसी है। तो m इज इक्वल टू HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। 2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी रखी है, फ्लेम की हाइट 2.4, तो इमेज की जो हाइट बनेगी वो कितनी आ गई 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे यहाँ पे सर नेगेटिव साइन लो, इमेज क्या आएगी, हाइट क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। आ जाएगी भैया, हाइट नेगेटिव ले लो आप, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको हाइट बतानी है जस्ट, ये तो आपने बता ही दिया कि उल्टे ही बनेगी, है ना, मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के आप नीचे आप मेजर करोगे, ऐसे होगा। जो भी आपकी कैंडल वगैरह बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी, तो नीचे की तरफ हाइट मेजर कर रहे हो तो इसलिए वो नेगेटिव साइन वो दिखा रहा है। लेंथ नेगेटिव नहीं होती कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब कुछ हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफिकेशन है -1। इफ द इमेज इज एट अ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। बहुत ईजी क्वेश्चन है वैसे तो, इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन पेन तो उठाना पड़ेगा आपको, लिख के आना है। चलो, इमेज हमारी कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, m क्या है -1 है, तो इमेज क्या है सेम साइज की भी है,
ठीक है ना। देखो m अगर 1 होता है, -1, m की वैल्यू -v/u, तो -1 इज इक्वल टू -v/u, तो मीन्स u इज इक्वल टू v इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो u क्या आया, 40। अब यहाँ पे -40 आएगा क्योंकि रियल इमेज है। रियल इमेज कहाँ बनेगी, किस साइड बनेगी भैया, लेफ्ट साइड पे ही बनेगी। v की वैल्यू क्या लेंगे, -40, तो u भी क्या आ गया, -40। क्लियर है। ऑब्जेक्ट हमें निकाल लिया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, वेयर वुड द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर। अगर हम ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर मिरर के पास ले जाएं तो इमेज कहाँ बनेगी, रीज़न बताओ और डायग्राम भी बना के दिखाओ। तो चलो रीज़न भी बताते हैं और डायग्राम भी बनाते हैं। क्या है, कहाँ पे बनेगी भैया, देखो सेम इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऐसा केस कब होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर। कब होता है, जब ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर, सी पे रखा हुआ आपका ऑब्जेक्ट, तभी होता है। और यहाँ पे इमेज डिस्टेंस कितना आ रहा है, 40, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे कितना आ रहा है, 40, तो मतलब सेंटर भी क्या हो गया, 40। तो सेंटर या बोलो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ गया, 40 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 40 सेंटीमीटर है, देयरफॉर फोकल लेंथ कितनी आ गई, r/2, 40/2 दैट इज 20। तो मीन्स फोकल लेंथ ये रहा, सेंटर ये रहा आपका। आप फोकस पे ही क्या रख रहे हो, अपना ऑब्जेक्ट रख रहे हो। ये हो गया 20। फोकस पे ही अपना क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट रख रहे हो। तो फोकस पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो ये डायग्राम बना लेना, मैंने रफ डायग्राम यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। तो इमेज भी कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे। तो इमेज एट इन्फिनिटी, क्लियर है। तो यही चीज़ें पूछी हुई थी ना। स्टेट रीज़न हमने दे दिया, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर आ गया 40, तो रेडियस फोकल लेंथ कितनी आ गई, 20। फोकल लेंथ 20 है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ डिज़ायर टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज़ करके आपको क्या बतानी है, इरेक्ट इमेज आ जाए। तो एक ही केस होता है जब हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करके इरेक्ट इमेज ला सकते हैं, है ना। लास्ट केस, कॉनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज कब बनती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। पोल और फोकस के बीच में हो। अब फोकल लेंथ इन्होंने दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो पहला है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द मिरर। जब मिरर के सामने आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, मतलब कितने डिस्टेंस के अंदर वो रखा जाना चाहिए। तो कितने डिस्टेंस के अंदर रखा जाना चाहिए, तो मीन्स u जो होगा वो ग्रेटर देन 0 या उसके इक्वल रख दो, पोल पे रख दो, और लेस देन क्या होना चाहिए, 12। भैया फोकल लेंथ के अंदर अंदर रखना है ना आपको। फोकस आपका यहाँ है जो है 12, तो इससे इसके अंदर अंदर रखोगे मीन्स u की वैल्यू क्या होगी, 12 से कम होगी। और पोल पे रख दो, एग्जैक्ट 0 हो जाएगी, या पोल से थोड़ा सा बड़ा ही ले लो, ग्रेटर ही बोलूँगा मैं तो। वैसे आप लेस देन वाली एक कंडीशन भी लगा सकते हो, क्लियर। तो 0 से बड़ा और 12 से छोटा आप इस पे रखो, आपको क्या मिलेगी, एक इरेक्ट इमेज मिलेगी।
विल द इमेज भी स्मॉलर और लार्जर, इमेज तो बड़ी होती है भाई, ड्राई रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, तो रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो रे डायग्राम बनाते हैं, सेकंड पार्ट था ना ये, हाँ यहाँ पे बन जाएगा। थोड़ा सा नीचे करते हैं, फोकस यहाँ पे हमने क्या रख दिया, चलो सेंटर ये हो गया। फोकस है, पास हो जाएगी, ये प्रिंसिपल लाइन के पैरेलल आ रही है, तो अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे, और सेंटर से जब आप पास कराओगे तो इमेज आपकी यहाँ पे बन रही है, तो इमेज क्या बन रही है, लार्जर। इमेज क्या बन रही है, लार्जर आपकी इमेज बन रही है। तो ये डायग्राम आपको बना के आना है, 5 नंबर चाहिए। वेयर विल बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज़ प्लेस 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अगर आप अब इसको 24 सेंटीमीटर पे रख दो तो उसके लिए भी डायग्राम बनाना है। शाबाश, 5 नंबर है, पूरा काम आपसे करवा रहे हैं। तो लो भाई, अगर हम u क्या लें, फोकल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, u कितना है 24 सेंटीमीटर, मीन्स सेंटर भी तो कितना होया 24 सेंटीमीटर पे, तो अब सेंटर पे आप रख रहे हो ये फोकस, यहाँ पे हम ले लेते हैं फोकस और यहाँ पे हम ले लेते हैं सेंटर। तो सेंटर पे जब आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपकी इमेज भी कहाँ पे बनेगी, सेंटर पे ही बनेगी। ठीक है, सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी, सेंटर पे बनेगी। तो हमारी इमेज कहाँ बन गई, सेंटर पे। और भी कुछ पूछा है, रे डायग्राम हमने बना दिया है। कह रहे हैं शो द पोजीशन ऑफ पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन सब में भी आपको पोल वगैरह सब बताना है। तो ये पोल रहा, प्रिंसिपल फोकस रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा, ये सब कुछ हमने बता दिया। चलो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफाइन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, स्टेट फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस क्या करता है, कंडक्टर के डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नेम द डिवाइस विच इज़ ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। तो कौन सा डिवाइस होता है जो रेजिस्टेंस चेंज कर देगा लेकिन वोल्टेज चेंज नहीं करेगा उसके दौरान, तो ऐसा डिवाइस क्या होता है, रियोस्टेट, है ना। तो अच्छा, यहाँ पे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है और उसका फैक्टर ऑफ एक्टिंग लिखे हुए हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिफाइंड द ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, मीन्स यहाँ पे उसकी रेजिस्टिविटी की बात हो रही है। ठीक है, आप रेजिस्टिविटी लिख के आओ या कंडक्टिविटी लिख के आओ चलेगा। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। और दूसरा जो डिवाइस है, डिवाइस का क्या नाम है जो रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए यूज़ होता है लेकिन उसमें वोल्टेज यूज़ नहीं होती, वोल्टेज चेंज नहीं होती, तो वो डिवाइस होता है रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस आपका बोला जाता है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर, 50 सेंटीमीटर लंबी वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.11 स्क्वायर mm है और रेजिस्टिविटी दी हुई है ओम मीटर में। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मिलीमीटर और यहाँ पे मीटर, तो पहले तो इन सबको क्या करना है, एक ही ऐसा यूनिट में हमें लेके आना है। तो देखो लेंथ थी 50 mm, 50 सेंटीमीटर सॉरी, तो ये कितना हो गया 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। एरिया था 0.01 mm स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 इंटू 10⁻⁻6, और इसको आप कैसे लिख सकते हो 10⁻⁻8, है ना। यहाँ से 100 जो होगा वो भी ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻8 हो गया। अच्छा, किसी को mm स्क्वायर को 10⁻⁻6 में कैसे लिखा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, अगर आ रही है तो कमेंट कर देना। रेजिस्टिविटी कितनी दी हुई है, रो की वैल्यू दी हुई है 50 या नहीं 5 इंटू 10⁻⁻8, 5 इंटू
10⁻⁸ ओम मीटर। तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस बहुत इजी है, रो एल अपॉन ए। तो 5 इंटू 10⁻⁸, लेंथ हो गई 50 इंटू 10⁻², एरिया हो गया 10⁻⁸। यहाँ से ये कैंसिल, तो ये क्या आया 250 इंटू 10⁻², या आप इसको कैसे लिख सकते हो 2.5 ओम। ठीक है, 2.5 ओम, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, ये डायग्राम दिया हुआ है। तो पहले 2 वायर्स ए एंड बी, 2 वायर हैं ए और बी, इक्वल लेंथ है, इक्वल रेजिस्टेंस है। इफ़ द रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज़ मोर देन रेजिस्टिविटी ऑफ बी, ए की रेजिस्टिविटी बी से ज़्यादा है, विच वायर इज़ थिकर एंड वाई। कौन सी वायर क्या होगी, थिकर होगी। तो गैस नहीं करना यहाँ पे। ठीक है, चलो हम इसको सोल्व करते हैं। तो वायर ए एंड वायर बी, तो इसकी लेंथ हम ले लेते हैं एल ए, इसकी लेंथ ले लेते हैं एल बी, और रिलेशन दिया हुआ है इक्वल लेंथ है, तो एल ए इज इक्वल टू एल बी। रेजिस्टेंस भी इक्वल है, इसका रेजिस्टेंस आर ए, इसका रेजिस्टेंस आर बी, और इनमें भी रिलेशन क्या है, आर ए इज इक्वल टू आर बी। रेजिस्टेंस दोनों के बराबर हैं। इसकी रेजिस्टिविटी ले लेते हैं रो ए, और इसकी रेजिस्टिविटी रो बी, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टिविटी ए की ज़्यादा है बी से। तो हमें क्या बताना है, कौन सी वायर मोटी होगी। तो एरिया इसका ए और इसका एरिया ए बी, इनमें हमें रिलेशन बताना है किसका एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो अगर मैं आर ए लिखता हूँ, तो रो ए एल ए अपॉन ए, और इसके रेजिस्टेंस का अगर एक्सप्रेशन लिखें तो रो बी एल बी अपॉन ए बी। सिंस, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, चलो। सिंस आर ए इज इक्वल टू आर बी, तो रो ए एल ए अपॉन ए इज इक्वल टू रो बी एल बी अपॉन ए बी, एरिया ऑफ वायर बी। तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल है, और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रो ए अपॉन रो बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए बी। अब ये जो रिलेशन होगा, सिंस हमें पता है कि रो ए इज़ ग्रेटर देन रो बी, तो ये जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1, एक से बड़ी आएगी। और एक से बड़ी आएगी तो ए बी के साथ क्या होएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ए बी के साथ मल्टीप्लाई होके तब हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। मीन्स ए बी, अगर ये 1 होता तो एरिया ऑफ ए एरिया ऑफ वायर बी इक्वल आता, लेकिन ये 1 से बड़ा है, तो मीन्स एरिया ऑफ वायर ए क्या होगा, वो ज़्यादा आएगा। इसका मतलब वायर ए क्या है, मोटी होगी या थिकर होगी। ए इज ग्रेटर देन ए बी, देयरफॉर वायर ए इज थिकर। वायर ए क्या है, आपकी मोटी वायर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये डायग्राम है करंट इन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में करंट निकालना है। 30 10 5, 6 वोल्ट की आपकी बैटरी है। चलो, तो हमारा 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट, और रजिस्टर है R1 30, R2 10 और R3 5। अब देखो सारे के सारे क्या हैं, पैरेलल में हैं, सब पैरेलल में हैं, तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल तो क्या होगा, सेम होगा। करंट हम निकाल सकते हैं, तो R1 के अक्रॉस I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, 6 अपॉन 30, तो ये कितना आ गया, 0.2 एम्पियर। अक्रॉस R2, तो I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, 6 अपॉन 10,
6 एम्पियर and across R3 I3 is equal to V upon R3 6 by 5 मतलब 1.2 एम्पियर। तो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा करंट आ गया। टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो सेकेंड पार्ट, ये था फर्स्ट पार्ट, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो 3 रेजिस्टर हैं, तीनों रेजिस्टर में ये करंट आ रहा है, तो इनका टोटल कर दो। 0.2 प्लस 0.6 प्लस 1.2 विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल वोल्टेज आपके पास है, टोटल करंट आपके पास है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा इजीली डिवाइड करके, 3 एम्पियर। टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट इज इक्वल टू 3 ओम। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके क्वेश्चन हो गया यहाँ पे सोल्व। 5 नंबर का, बहुत मेहनत थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी, 5 नंबर में से नंबर आपके कट जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, ये लैम्प है, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, सॉरी सेंटीमीटर बोल दिया, एंड ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4, तो ये कंडक्टर है, कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी एज शोन, तो सीरीज में लगे हुए हैं। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, एक मिनट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 प्लस 20 इज इक्वल टू 24 ओम, यहीं पे हो गया। करंट थ्रू द सर्किट, टोटल करंट I इज इक्वल टू V बाय R, तो 6 बाय 24 मीन्स 1 बाय 4 मीन्स 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैम्प एंड कंडक्टर, लैम्प के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR, तो V कितना है, I कितना है हमारा 1/4, और लैम्प का रेजिस्टेंस है 20, तो ये आ गया 5 वोल्ट। और कंडक्टर के अक्रॉस कितना होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। अब देखो निकालना है निकाल लो, नहीं तो सीधा सा है यार, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, जिसमें से लैंप पे कितना चला गया, 5 वोल्ट लैंप पे चला गया है, तो बाकी बचा हुआ 1 वोल्ट ही जाएगा कंडक्टर पे, है ना। और नेक्स्ट है पावर ऑफ लैंप, पावर P इज इक्वल टू VI, लैंप पे कितना पोटेंशियल जा रहा है 5, और करंट कितना जा रहा है 1/4, तो ये कितना आ गया 1.25 वॉट, ठीक है 1.25 वॉट। तो ये हो गया आपका आंसर। ये वाला क्वेश्चन इजी था 5 नंबर में। तो चलो ये 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्लास को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइबर आ नहीं रहे हैं, आप देख के जा रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।